हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10 क्षितिज भाग 2 से लखनवी अंदाज के प्रश्न अभ्यास। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा क्लास 10 क्षितिज भाग 2 से लखनवी अंदाज, जो कि हमारा क्षितिज का 12वां पार्ट है, 12वां चैप्टर है और गद्य खंड का ये तीसरा चैप्टर है। तो क्षितिज भाग 2 लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने सभी प्रश्न उत्तर लिए हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। एनसीईआरटी की किताब क्षितिज भाग 2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को मैंने यहाँ पर लिया है। और इसके अलावा मैं वीडियो में ये भी आप लोगों को बताऊंगी कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से वो 2 क्वेश्चन हैं जो जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है एग्जाम में आने की। तो वीडियो में बने रहिएगा और बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है जिस पार्ट को आप स्किप करें उसी पार्ट में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हो। तो शुरू करते हैं लखनवी अंदाज का प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के हाव भावों से यह कैसे महसूस हुआ कि वे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, आपने होपफुली उस वीडियो को देख लिया होगा, जिसमें मैंने लखनवी अंदाज की समरी आप लोगों को दी है। बहुत ही रोचक ढंग से मैंने उस समरी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यदि आप उस समरी को सुन लेंगे एक बार तो आपको पता रहेगा कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से पता चला था कि वो लेखक से बातचीत करने के उत्सुक नहीं है। जब लेखक सेकंड क्लास के डब्बे में ट्रेन में चढ़े थे तो लेखक को यह महसूस हुआ था कि मैं अकेला होऊंगा इस डब्बे में और मैं अपनी कहानी के लिए मेरे दिमाग में विचार आएंगे, मैं अपने विचारों को इकट्ठा करूंगा और उसके बाद मैं कहानी लिख सकता हूं। लेकिन जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़े उन्होंने देखा कि वहां पहले से एक सफेद पोश नवाब साहब बैठे हुए थे। जब लेखक ने डिब्बे में पांव रखा तो नवाब साहब ने ना तो उनकी तरफ को देखा और ना ही उनसे कोई भी अभिवादन किया। तो इससे लेखक को पता चला, जब लेखक अचानक से डिब्बे में कूदे तो नवाब साहब की आंखों में उन्होंने एक ऐसा भाव देखा जिससे उन्हें लगा कि नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा उनका डिब्बे में आना। बड़ा असंतोष का भाव उन्होंने देखा। तो इससे लेखक को समझ में आ गया कि नवाब साहब उन्हें देख करके खुश नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि नवाब साहब ने लेखक के साथ कोई बातचीत नहीं की, ना तो उन्हें अभिवादन किया, ना ही उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए। तो इससे लेखक को ये आभास हो गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक नहीं है। तीसरी बात यह है कि नवाब साहब और लेखक आमने सामने बैठे हुए हैं, लेकिन नवाब साहब ट्रेन की खिड़की से बाहर ही देखते जा रहे हैं और लेखक से बात करने से वो बच रहे हैं। तो साफ तौर पे कोई भी समझ सकता है कि 2 ही इंसान एक डिब्बे के अंदर हैं और वो एक दूसरे की तरफ अगर देख नहीं रहे हैं तो किसी को भी आराम से समझ में आ सकता है कि ये मुझसे बात करने के लिए उत्सुक नहीं है। और चौथी बात यह है कि लेखक के साथ संवाद स्थापित करने के लिए उन्होंने कोई भी पहल नहीं की। लेखक के साथ बातचीत करने के लिए उन्होंने कोई भी पहल नहीं की। तो इससे पता चलता है कि लेखक के साथ बातचीत करने में नवाब साहब को कोई उत्सुकता नहीं थी और उनके हाव भावों से ही लेखक को यह महसूस हो गया कि वो उनसे बात करना नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न जो आपकी किताब में है वो है, नवाब साहब ने खीरे को बड़े यत्न से काटा, नमक मिर्च डाला और अंत में सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित करना मतलब इशारा करना। उनका ऐसा करना उनके किस स्वभाव की तरफ इशारा करता है, मतलब वो स्वभाव से कैसे थे। तो नवाब साहब का ये व्यवहार उनके नवाबी अंदाज और घमंड को दर्शाता है। उन्होंने खीरे को बहुत ध्यान से काटा, उसके ऊपर नमक डाला, मिर्च डाला और बड़े अच्छे से सजा करके उसे रखा। और जबकि पाठ में ये भी दिया गया है कि दोनों के ही मुंह में पानी आ रहा था। जो पनियाती हुई फाके जब वो देख रहे थे तो उनके दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन नवाब साहब ने क्या किया कि नमक और मिर्च डाल करके उसे अपने नाक के पास ले गए, सूंघा और ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये क्या दिखाता है? ये उनकी झूठी शान को दिखाता है और आत्ममुग्धता को दिखाता है। आत्ममुग्धता क्या होती है? अपने आप पर ही रीझना,
अपने आप से ही आकर्षित होना, अपने आप पर मोहित होना, अपने आप से प्रेम करना। तो इस बात को दिखाता है कि वो अपने आप से कितना प्यार करते थे और झूठी शान के पीछे रहते थे, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ ऊंचा समझते थे और कोई भी चीज उन्हें ऐसी नहीं लगती थी कि वो उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है, मतलब कि ये चीज वो खा सकते हैं, इससे उनकी इज्जत कम नहीं होगी। उन्हें ये लगा कि नहीं, खीरा खाने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी। इस प्रकार का व्यवहार उनके अंदर के अहंकार को स्पष्ट करता है, क्योंकि वो अपनी रईसी और ऊंचता का प्रभाव, कि मैं दूसरों से ऊंचा हूं, मैं अमीर हूं, इसका प्रभाव वो दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही वो ये भी दिखाना चाहते थे कि उनका जो स्वाद है और मापदंड है किसी भी सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक है, मतलब वो उनके स्वाद का जो स्टैंडर्ड है वो किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा ऊंचा है। तो ये सब कारण थे कि नवाब साहब ने खीरा सूंघ करके बाहर फेंक दिया, तो पता चलता है कि वह स्वभाव से घमंडी हैं और दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कोई कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, सामान्य तौर पर बिना विचार, घटना और पात्रों के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो जिसमें मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें भी मैंने नई कहानी के ऊपर बहुत अच्छे से टिप्पणी की है, तो आप उसे जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि नई कहानी वास्तव में है क्या चीज। नई कहानी जो शब्द है, नई कहानी, इसका अर्थ क्या है, ये क्या मतलब लेता है, ये आपको वहां से पता चलेगा। तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार वॉच कर लीजिएगा। तो क्या होता है कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कोई कहानी कभी बनी नहीं सकती है, ऐसा मानना लेखकों का था 1950 से पहले। लेकिन 1950 में एक क्रांति आई, एक नया विचार समाज में आया, लेखकों ने बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखनी शुरू कर दी। अब वो कहानी कैसे लिखी भाई, जिसमें पात्र नहीं है, घटनाएं नहीं है, तो वो कहानी कैसे बनी? वो कहानी विचार पर बनी। जो भी एक नया विचार उनके सामने आया, जो भी समाज में घटने वाली घटनाएं उनके सामने आई, उन्होंने उस घटना को ज्यों का त्यों पाठकों के सामने रख दिया, तो वही एक कहानी का रूप ले लिया उस चीज ने। उसमें कोई पात्र नहीं था, कोई डायलॉग नहीं थे, उसमें कोई सीन नहीं क्रिएट हो रहा था, बस उन्होंने एक घटना सामने रख दी या कोई भी विचार जो समाज में चल रहा है वो सामने रखा। तो लेखक ने कई लोगों ने इस बात का विरोध भी किया कि बिना घटना के, बिना पात्रों के क्या कहानी बनेगी, कुछ कहानी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लेखक ऐसा नहीं सोचते हैं। उनके अनुसार कई बार लेखक को बिना किसी विचार, घटना, पात्रों के भी कहानी मिल जाती है। तो उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए ही ये लखनवी अंदाज लिखा है। लखनवी अंदाज की जो कहानी है यशपाल जी की, इसमें भी तो पात्र नहीं है, लेखक है और नवाब साहब दोनों बैठे हैं। कोई घटना नहीं है, कोई भी कथानक नहीं है वहां पर कि कोई बहुत बड़ी कहानी चल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा दृश्य है कि रेल का डब्बा है, उसमें दो लोग बैठे हैं, खीरा खाया और सूंघकर बाहर फेंक। एक छोटी सी घटना है कि खीरे को सूंघा और बाहर फेंक दिया, तो इसी पर उन्होंने कहानी बना दी, जो कि आपके क्लास 10 के पाठ्यक्रम में भी आ गई। तो वो सिद्ध करना चाह रहे हैं कि बिना पात्रों के, बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो ये सही है कि बिना पात्र के, बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। हाँ, लेकिन उसे हम कहानी का एक नया रूप कहेंगे, जो कि नई कहानी के नाम से प्रचलित हुआ है। अगला प्रश्न है आपकी पुस्तक में कि आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे। देखिए, ये एक निबंध है जो यशपाल जी ने लिखा है लखनवी अंदाज के नाम से। तो वो उन्होंने इसका शीर्षक दिया है लखनवी अंदाज। मतलब हम इसको रईसी अंदाज भी कह सकते हैं, हम इसको झूठी शान भी कह सकते हैं, हम इसे नवाबों की झूठी शान भी कह सकते हैं, हम इसे नई कहानी की हकीकत भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हम इस निबंध को दे सकते हैं। और अगला प्रश्न है आपकी किताब में, जिसके शीर्षक आप अगर अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें तो ऊपर लिखा होगा रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति का मतलब है कि ये प्रश्न पूरी तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर स्टूडेंट अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, अपनी समझ से और अपनी कल्पना से दे सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न
किताब के अंदर, पाठ के अंदर, निबंध के अंदर या कहानी के अंदर इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिले, ऐसा नहीं होता है। रचना और अभिव्यक्ति का मतलब ही है कि आप इसे रचना खुद लिखें, रचना करें मतलब खुद लिखें, अभिव्यक्ति मतलब कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, दूसरों के सामने लाएं, डिस्प्ले करें अपने विचारों को। तो ये उस तरह के प्रश्न होते हैं और आप इन प्रश्नों को देखिए, इनको देख करके ये आपको लगेगा कि हाँ ये तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। हाँ, एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें वो खीरा खाने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे वो काटते हैं, छीलते हैं, धोते हैं, नमक मिर्च डालते हैं, इस तरह से वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये पूरी प्रक्रिया जो उन्होंने प्रोसीजर किया, खीरे को काटने, छीलने, नमक मिर्च छिड़कने तक का जो प्रोसीजर था, उनका पूरा जो रेसिपी थी उनकी खीरा तैयार करने की, उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो अपने शब्द मतलब हम अपने तरीके से लिखेंगे, कोई उसमें किताबी शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। आप आपकी जो बोलचाल की भाषा है उसमें आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर भी दिया है, आप इसे पढ़ें। नवाब साहब ने अपने सामने बिछे हुए तौलिए पर दोनों खीरों को रखा, उसके बाद खिड़की से बाहर पानी से उन्हें धोया, फिर तौलिए से खीरों को पोंछने के बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरों को काटकर उन्हें रगड़कर उनकी झाग निकाली। तब नवाब साहब ने दोनों खीरों को बहुत सावधानी से छीला और उनकी फाकें काटकर उसे तौलिए पर सजा दिया। उसके बाद जीरा मिला, नमक और बारीक पिसी हुई लाल मिर्ची की सुर्खी खीरों की उन फाकों पर बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फाकों को उठाते गए और उन्हें सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंकते गए। यह सब करते समय उनका जो मुंह था वो खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पलावित हो रहा था, यानी उनके मुंह में पानी आ रहा था। अगला प्रश्न है कि खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। अच्छा, तो यहां मैं आपको यह सब स्पष्ट कर दूं कि सनक किसे कहते हैं। सनक होता है जब किसी की कोई भी आदत या कोई भी स्वभाव एक हद से आगे बढ़ जाता है, जो बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है ना, उससे अगर आगे बढ़ जाए तो उसे सनक कहते हैं। तो खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को क्या कहेंगे, उनकी सनक कहेंगे। तो ऐसी और सनकों के बारे में आपने पढ़ा सुना होगा, तो किसी एक के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ इसका उत्तर इस तरह से आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है कि नवाबों की बहुत सी सनकें हैं। हमने पढ़ा है नवाबों की सनकें, कईयों को नौकरों की फौज खड़ी करने की सनक होती है, घर में चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन नौकरों की फौज उनके यहाँ खड़ी रहती है, चाहे उसके लिए उन्हें कर्जा लेकर के रहना पड़े। कि कई नवाबों को गाड़ियां रखने का शौक होता है, सनक होती है कि मेरे पास 8-10 गाड़ियां होनी चाहिए, चाहे वो कर्जा लेकर के रखेंगे। और क्योंकि आज का अब सामंती वर्ग खत्म हो गया है, रईसी खत्म हो गई है, नवाबी जो नवाब थे वो खत्म हो चुके हैं, तो इतना पैसा नहीं रह गया है उन तथाकथित नवाबों के पास, लेकिन अभी भी उनकी सनकें बची हुई हैं। एक सनक ऐसी भी देखी जाती है नवाबों में कि वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कोई भी ओकेजन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी अवसर हो, कहीं भी जाना हो, गमी में या खुशी में, लेकिन वो जो कपड़े पहनेंगे वो कभी भी रंगीन कपड़ा धारण नहीं करेंगे, बल्कि सफेद कपड़े पहनेंगे। बहुत जल्दी सफेद कपड़े गंदे हो जाते हैं, चाहे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन किसी भी अवसर पर, कहीं भी, खुशी में भी वो शांति दूत बनकर ही चलते हैं। तो ये भी एक ऐसी सनक है जो नवाबों में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सनक हमेशा नकारात्मक ही हो, सनकें सकारात्मक भी होती हैं। आप अपने आप को ही देखिए या अपनी क्लास में अपने आसपास आप देखते होंगे, कई बच्चों को ऐसी सनक होती है कि मेरी हैंडराइटिंग सबसे सुंदर होनी चाहिए। वो लिखेंगे काटेंगे, लिखेंगे काटेंगे, पेज फाड़ेंगे फेंकेंगे, नई कॉपी है उसको आधा कर देंगे, लेकिन वो उनका लेख सुंदर होना ही चाहिए, हैंडराइटिंग सुंदर होनी ही चाहिए। तो ये एक अच्छी सकारात्मक सनक है। अगर अभी से उनके अंदर ये है कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, तो प्रयास करते करते, अभ्यास करते करते उनकी हैंडराइटिंग एक दिन बहुत खूबसूरत हो ही जाएगी। तो इसे हम सकारात्मक सनक ही कहेंगे। दूसरा, कक्षा में प्रथम आने की सनक होती है कई बच्चों को कि मुझे तो फर्स्ट आना ही है। एक नंबर अगर उनका कट जाए तो टीचर के पीछे पड़े आते हैं कि ये कैसे कटा, कहाँ कटा, क्यों कटा। तो इस तरह की सनक, और बहुत अच्छी सनक है कि अगर जिसको ये सनक है कि मुझे कक्षा में प्रथम आना है, तो
तो वो प्रयास भी करेगा उसके लिए, और प्रयास करेगा तो सफलता भी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी सनक है। और अगर मैंने ये दोनों उदाहरण इसलिए दिए कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम बड़े लोगों की बातें करें तो कई लोगों को अपने जूता चमकाने की सनक होती है कि धूल पड़ गई अगर तो जेब में से रुमाल निकाल करके जूता साफ कर लेंगे। अरे भाई, रुमाल तो मुंह पोंछने के लिए, जूता तो मत पोंछो उससे। लेकिन नहीं, उन्हें सनक है तो वो जूते को हमेशा चमका कर रखते हैं। तो कई सनकें ऐसी भी होती हैं जिनमें बहुत उत्साह दिखाई देता है, बच्चों का या बड़ों का बहुत उत्साह दिखाई देता है। किसी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ने की सनक होती है, दिन में 10, 12, 14, 16 घंटे तक वो बच्चे पढ़ते हैं। और ये दूसरी बात है कि वो जीवन में किसी मुकाम पर पहुंच भी जाते हैं, कोई लक्ष्य हासिल भी कर लेते हैं, किसी ऊंचे पद पर भी आसीन हो जाते हैं। तो ये सब सनकें जो हैं ये जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, और ये सकारात्मक सनक हैं। तो बच्चों, ये था क्षितिज भाग 2 लखनवी अंदाज का प्रश्न अभ्यास। और अब ध्यान से सुनिएगा इस पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, जिनकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। जरूरी नहीं है कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए। हाँ, पाठ्य पुस्तक में दिए हुए पाठ के अंदर से ही प्रश्न आते हैं, लेकिन उनकी भाषा को बदल दिया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि बदली हुई भाषा के साथ प्रश्न तैयार करके मैं आप तक पहुंचाऊं। तो आप वीडियो में बने रहिए, सर्च करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरह के प्रश्न आगे मिलते रहेंगे। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.